हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं कुछ, क्योंकि आज कोई मैच नहीं था तो उससे कुछ टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ से रिलेटेड हैं। कोई अच्छी न्यूज़ भी है, कुछ बुरी न्यूज़ भी है। पहले स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक से जो कि आज बहुत कंट्रोवर्शियल बना हुआ है, और वो है अली तरीन की एक वीडियो जो उन्होंने पोस्ट करी सोशल मीडिया पे। पीएसएल से उनके कुछ इख्तलाफात थे, लास्ट पीएसएल की मैनेजमेंट को लेकर, पीएसएल की कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन को लेकर, वगैरह वगैरह। अ, उस पर उन्होंने एक वीडियो करी, और उस पर उन्होंने ये एक तरीके से शिकवा करा कि जैसे मेरे साथ मुझे जो है वो लीगल नोटिस क्यों भेजा। और उसके रिप्लाई में, क्योंकि उनसे पब्लिक अपॉलॉजी मांगी गई थी, तो उसके रिप्लाई में उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी तो नहीं दी, बल्कि उन्होंने और थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड स्टांस ले लिया। अच्छा, उन्होंने ठीक किया या गलत किया, ये तो पीएसएल के जो जो इंटरनल मैटर्स हैं उसके बारे में तो हम जानते नहीं, क्योंकि मैं तो हूँ एक क्रिकेट फैन। क्रिकेट जो फैंस होते हैं वो बाहर से देख देख के चीज़ों को जज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम अंदर के मामला तो नहीं जानते, और ना मैं कोई क्रिकेटर हूँ, ना मैं कोई क्रिकेटिंग मैनेजमेंट करता हूँ। जैसे पहले मैंने कहा था कि मैं कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ, तो मैं तो वो बात करता हूँ जो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर हम अली तरीन की इस बात को लेना कि उन्होंने कहा कि जी पीएसएल इतना अच्छा नहीं हुआ और उसमें कुछ कमियां थी जो बेहतर हो सकती थी, उन्होंने कुछ हाईलाइट भी करी अपनी वीडियो के अंदर। जो ट्रॉफी जो अनवील हुई थी, या फिर उसको लेके के जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें आर्टिस्ट को लिपसिंग नहीं हुई, लॉजिस्टिक्स के इश्यूज वगैरह वगैरह जो उन्होंने हाईलाइट किए। ये तो खैर वही अंडरस्टैंड कर सकता है जो कि पीएसएल का पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट है ना। हम नहीं देख रहे ये चीज़ें, हम तो मैच देख रहे होते हैं। हमने ओपनिंग सेरेमनी देखी, हमने ड्राफ्ट देखा, ये चीज़ें हैं जो हम एज अ फैन देख रहे होते हैं। और अगर मैं इन सारी चीज़ों को देखूँ ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सच बात कहूँ तो अली तरीन ने कोई गलत बात नहीं करी। अली तरीन जिन चीज़ों पर क्रिटिसाइज कर रहा था, ये वो चीज़ें थी जो एज अ फैन मैंने भी नोटिस करी, मुझे भी नज़र आए कि आपका पीएसएल इतना अच्छा नहीं गया, कराची में लोग देखने नहीं आए। और पहला जो मैच था आपका जिसमें रिजवान ने 60 बॉलों पे 100 कर दिए थे, कराची में जो आपका पहला मैच हुआ था पीएसएल का, जो कराची होस्ट था और मुल्तान आई थी, और मुल्तान हार गई थी। 100 किया था सर रिजवान ने 60 बॉलों पे, लेकिन फिर भी कराची जो है वो जीत गई थी। विंस जेम्स विंस ने आउटस्टैंडिंग नॉक खेल दी थी और वो मैच निकाल दिया था। एक ऐसा मैच जिसमें दो बंदों ने, शायद मैं गलत नहीं तो शायद जेम्स विंस ने भी 100 किया था उसमें। एक मैच जिसमें दो बंदे 100 कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छी खासी बैटिंग थी। यहाँ पर भी डेविड वार्नर है, जेम्स जेम्स विंस है, उस तरफ जो है वो रिजवान खेल रहा था, और भी अच्छे प्लेयर उनकी तरफ भी थे। और तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उसमें इतना अच्छा मैच होने के बावजूद भी कोई क्राउड नहीं आया देखने कराची का। तो लॉजिस्टिक्स क्राउड पुल नहीं हुआ, ये बात सच है। और हमें भी देख के ये टीवी पे थोड़ा अजीब लग रहा था कि यार इतना खाली स्टेडियम, कोई आया ही नहीं देखने के लिए। कुछ स्टेडियम, कुछ जगहों पे ज़्यादा भी आए थे, कुछ जगह कम भी आए थे। लेकिन ओवरऑल कोई अच्छा रिस्पांस नहीं लगा, जो जो पीएसएल का होना चाहिए था, जो हम समझते हैं, जो हमने देखा है पास्ट में। पीएसएल कोई पहली दफ़ा तो हुआ नहीं ना, हमने देखा हुआ है पीछे इस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं पब्लिक के, वो इस तरीके इस बार आया नहीं, और ये बात सच थी। और थोड़ा बहुत जो है वो ये भी देख के लगा कि मैं, मेरी अपनी जो ज़ाती राय, अगेन एज अ फैन बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स डाउन हुई ना। पहले हमारे पास अच्छे प्लेयर्स आ जाते थे, वो जो एक फॉरेन प्लेयर्स का जो अच्छा पूल होता था जो हमारे पास आता था, उसकी वजह से क्राउड पुल होता है, ठीक है। एक तो आपके अच्छे प्लेयर्स हैं, इस तरह के बाबर हो गया, रिजवान हो गया, शाहीन हो गया, इनको देखने आते हैं लोग, लेकिन इसके अलावा जो एक्चुअल में क्राउड पुलर्स होते हैं वो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं। तो अब इस बार हमारा फॉरेन प्लेयर्स का पूल जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आपका जो सबसे अच्छा प्लेयर था वो एक डेविड वार्नर था, जो रिटायर हो चुका है। और
आपका जो दूसरा एक अच्छा महंगा प्लेयर मेरा ख्याल है था, वो था डैरेल मिचेल, जो कि आईपीएल में सेलेक्ट भी नहीं होता। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि ये, और उसके अलावा मुझे कोई याद नहीं है। जेम्स वेंस ठीक है, अच्छा प्लेयर था, बट उसके अलावा मुझे कोई ऐसा सच कोई ऐसा नाम नजर। टिम साइफर्ट ठीक है, चलो ओके, ले लेते हैं टिम साइफर्ट को भी। लेकिन आई थिंक इससे बहुत बेहतर, बहुत ज्यादा और स्टार्स हो सकते थे जो कि हमारी पीएसएल में आते। लेकिन ये जो आईपीएल और पीएसएल साथ में कराया गया ना, देखो यार, बहुत फर्क है। एक जगह इतना पैसा ऑफर होता है, एक जगह इतना। अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ जो एज अ फैन समझता हूँ। मुझे मुझे इंटरनल मामला तो मैनेजमेंट और डिटेल्स नहीं मालूम। मैं सिर्फ एज अ फैन, जो मैं स्क्रीन पे देख रहा होता हूँ, उसको जज करके बता रहा हूँ कि इंडिया में जिस तरह का वो टैलेंट पुल करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। ठीक है ना, हमारे पास उस तरीके का पैसा है नहीं। फिर जब आप उसी विंडो में जाकर मैचेस कराते हो ना, तो फिर जो अच्छे सारे प्लेयर्स होते हैं वो वहां पुल हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारा एक प्लेयर था कॉर्बिन बॉश, ठीक है, वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यार कि वो आएगा, यंग ब्लड है, नया नया आया था साउथ अफ्रीका की टीम में, अब तो मैचेस खेल चुका है, उस वक्त थोड़ा यंग था। तो हम बड़ा एक्साइटेड थे उसको देखने के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलना था उसने, लेकिन उसको वहां पे मुंबई इंडियंस ने साइन कर लिया। उसको मैच भी बेचारे को शायद कोई नहीं मिला, वो फील्डिंग फील्डिंग करते ही निकल गया। लेकिन उसको क्योंकि वहां पे एक करियर दिख रहा था, और ऑफर बेहतर है, और बहुत सारी चीजें होती है जो एज अ 5 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान ऑफर करते हैं वो प्लेयर को, जो कि हम नहीं कर सकते। जिसकी वजह से वो वहां चला गया। उसने बोला, उसने अपने बाद में बताया भी ट्विटर वगैरह पे कि मेरा पाकिस्तान से कोई शिकवा नहीं है, मैं कोई मतलब इस वजह से नहीं कि मुझे पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम है। इट इज़ जस्ट अ बेटर करियर अपॉर्चुनिटी कि मैं अगर मुंबई इंडियंस के साथ खेलता हूँ तो मेरे पास चांसेस अच्छे होंगे। तो कहने का मतलब है, क्योंकि ये जो विंडोज दो क्लैश हुई है ना, इसकी वजह से मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपके पीएसएल का स्टैंडर्ड नीचे गया, क्योंकि सारा अच्छा टैलेंट तो एक जगह ही पुल हो गया ना। और फिर आपका जो, आपके पास जो टैलेंट आता है वो, अगर आप बोलो एक तरीके से, तो खुरचन है वो। मैं सब प्लेयर, डोंट डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अच्छा चल टैलेंट आपका इसलिए नहीं आ सका ना, क्योंकि वो तो सारे का सारा पीएसएल में पुल हो गया। मैं अगर इसको एज अ फैन समझूं तो बहुत बेहतर होगा कि एक ऐसी विंडो में किया जाए जहाँ पीएस आईपीएल क्लैश ना करे भाई। तो आपके पास वो रूम होगा कि आप अच्छे प्लेयर्स को पुल कर सकते हो। उनके भी अपने बायलैटरल्स चल रहे होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आप फिर भी अपने अच्छे प्लेयर्स बुला सकते हो। तो एक तो मेरी राय ये थी कि आईपीएल के साथ अगर हम क्लैश करेंगे तो हमारा जो अच्छा टैलेंट है वो पाकिस्तान में नहीं आ पाएगा। फिर हमारा अच्छा टैलेंट जो है वो वही बनता है आमतौर पे, जो जो हम लोग वहीं से बुला लेते हैं। अपना अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, छोटा मोटा इधर उधर से बुला लेते हैं, और एक आधा कोई प्लेयर जाके न्यूजीलैंड से पकड़ लिया, एक आधा कोई वहां से पकड़ लिया। तो आपकी पिक्स जो है वो बहुत बेहतर भी हो सकती थी। और ये भी समझना है कि चलो, अगर कहीं पे अच्छे प्लेयर्स आए भी हैं, मिसाल के तौर पे कराची के अंदर अच्छे प्लेयर्स थे, टिम साइफर्ट था, डेविड वार्नर था, जेम्स वेंस था, बड़े नाम है। ठीक है, कोयटा ग्लैडिएटर में एक था, फिनैलन था, अच्छा खेलता है, और करंट प्लेयर है। ठीक है ना, पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड है। लेकिन क्या कहते हैं, फिर भी क्राउड पुल नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं यार ये नाकामी तो है ना पीएसएल की। पीएसएल क्राउड नहीं पुल कर पा रहा पाकिस्तान के में। एक स्पोर्ट होती है और क्राउड पुल नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम तो है। तो खैर बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल। दोनों पार्टीज जो है वो आपस में बैठे बात करें। उसने, अली तरीन ने वीडियो में भी यही मेंशन किया है कि भाई मुझे चाय पे और एक बिस्किट खिला दो और बुला के बैठ के बात कर लो, क्या प्रॉब्लम है हल कर लेते हैं। मेरा ख्याल है यही बेहतर तरीका है, बैठ के बातचीत कर लें और मसलों को हल करें। हमारा ब्रांड है बहुत बड़ा, अगर मुल्तान माइनस होती है पीएसएल में से, तो ये तो पीएसएल का ही बहुत बड़ा लॉस होगा। या ओनरशिप भी इवन चेंज होती है, तो ओनरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह का क्राउड पुल करती है। नाम तो अपनी जगह है, लेकिन ओनरशिप का एक पीछे बैक एंड पे वर्किंग भी होती है ना, जिससे वो एक क्राउड पुल कर रहे होते हैं। तो वो तो आपकी जीरो हो जाएगी। फिर आप एकदम से कहाँ से अरेंज करोगे? चलो ओनर भी ले आओगे, लेकिन वो कहाँ से अरेंज करोगे जो क्राउड और इन्फ्लुएंस जो जनरेट कर रहा है अली तरीन अपने थ्रू?
मैंने जहाँ तक सुना है उसमें अकेडमीज वगैरह भी खोली हुई है मुल्तान के अंदर, और वो यंग प्लेयर्स को सपोर्ट भी बहुत देता है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। तो वो ये सारी चीज़ें क्राउड को पुल करने का रीज़न बनती है ना। ये अभी जो भी नया ओनर आ जाएगा वो इमीडिएट कनेक्ट तो कभी भी नहीं कर पाएगा। तो अल्लाह ना करे अगर कभी ऐसा कोई ऐसी चीज़ हुई कि उसका कोई टर्मिनेशन हो जाता है या उसके पास टीम छीन ले जाती है, तो ये बहुत गलत मैसेज जाएगा बाकी ओनर्स को भी। और दूसरा ये कि मुल्तान की अपनी फैन फॉलोइंग बहुत खराब होगी और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट उस पर आएगा। मुल्तान बहुत बड़ी फ्रेंचाइज बन चुकी है, आपकी 3-4 दफा की फाइनलिस्ट है, एक दफा फाइनल जीती हुई फ्रेंचाइज है। वो कोई ऐसी नहीं है फ्रेंचाइज जिसको आप बोल दो कि यार चलो ये ज्यादा मैटर नहीं करती। नहीं भाई, बहुत रेलेवेंट फ्रेंचाइज है और रेलेवेंट बनाने में काफी हद तक ओनर्स का हाथ है इसमें, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छी टीम बनाने में कहीं ना कहीं हाथ तो होता है ओनर का। तो बहरहाल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मामला बस जल्द रिजॉल्व हो। और क्रिकेट है को यार, हम एज ए फैंस हम क्रिकेट देखना चाहते हैं। कंट्रोवर्सीज जो है ये सिर्फ क्रिकेट को पोल्यूट करती हैं। हम एज फैंस सिर्फ क्रिकेट देखना चाहते हैं और अच्छी क्रिकेट। अगर वो कह रहे हैं पीएसएल अच्छी होनी चाहिए, सुन लो उसके 2-4 मुतालबे, यार क्या हो गया। 4 मुतालबे होंगे, 2 मान लेना, 1 मान लेना, सुन लो, क्या हो गया। चलो कोई ना मानना, बात तो कर लो, सुन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठ के बातचीत होगी तो ही हल निकलते हैं। इस तरह मैदान में आके किसी लीगल नोटिस दे दो, ऊपर से वो आगे सोशल मीडिया पे आपको बैश करे, इस तरीके से मामला हल नहीं होते। बैठ के हल होंगे मामला। खैर बहरहाल अब अगले मामले पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी, मेरे लिए बड़ी यार ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है वो कि आपकी जो T20 सीरीज हो रही है उसमें मिलर और जेराल्ड कोटजी माइनस हो गए, नहीं आ रहे हो। तो सीरीज का मजा ही क्या रहेगा यार। ए टीम आती है तो ही तो मजा होता है। अब उन्होंने कोई फरेरा, डोनोवन फरेरा के नाम से कोई प्लेयर है इनका, पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं देखा, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा मुझे, हो सकता है देखा हो मैंने। तो वो जो है वो कैप्टन करेगा साइड को। अब डोनोवन फरेरा नाम किसी ने नहीं सुना और वो कैप्टन करेगा। आई होप अच्छा ही प्लेयर होगा, लेकिन मैंने नाम नहीं सुना ऑनेस्टली। खेला भी होगा तो नाम इतना कोई देखा नहीं कि कोई गन प्लेयर हो या कोई बहुत बड़ा नाम हो। तो वो है कप्तान, और इन्होंने जेराल्ड कोटजे की जगह बार्टमैन डाल दिया। बार्टमैन तो यार वो 30-32 साल का बॉलर है। मैंने देखा था वो, मेरा ख्याल है ये हमारे खिलाफ वहाँ पे भी खेला था जो साउथ अफ्रीका में सीरीज हुई थी ना, मुझे याद है। तो वहाँ पे भी थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर गया था, लेकिन वो अपनी अच्छी क्या की थी उसने, हमने बुरी बैटिंग की है तो उसने अच्छी बॉलिंग कर ली थी। तो ये भी कोई खास बॉलर नहीं। मुझे तो जो शौक था वो जेराल्ड कोटजी को देखना था। जैसे मैं बैटिंग में वेट कर रहा हूँ ना डेवाल ब्रेविस को देखूं, तो मुझे बॉलिंग में जेराल्ड कोटजी देखना था पाकिस्तान के अंदर यार। मिस हो गया ये। तो ये मेरे लिए बड़ी अफसोस की चीज़ है कि यार मैं इन दोनों अच्छे प्लेयर, वो मिलर को देखते यार, मैच खेलता वो पाकिस्तान में, बड़ा मज़ा आता देखने में। खैर वो अपॉर्चुनिटी जो है वो तो ज़ाया हो गई, वो तो नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो कि चल रही है वो ये है कि आमिर ने जो है वो स्टेटमेंट दी कि बाबर के साथ ज्यादती हो, वो उसके साथ फ़खर के साथ ज्यादती होती है और फ़खर को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती जहाँ पर उसको देनी चाहिए। और साइम अयूब कैसे कंसिडर हो गया। अगर फ़खर और साइम में से कोई कंसिडर होना चाहिए था तो फ़खर होना चाहिए था, साइम बैठना चाहिए था। बात उसकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसको दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो है कि इन्होंने 3 प्लेयर जो रिजर्व में रखे हैं ना, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम और फ़खर जमान। एक तो इसको इसको एक एक डर के नजर निगाह से लोग यूं भी देख रहे हैं कि यार क्या ये 3 प्लेयर अब नहीं खेलेंगे क्या। एक तो ये तरीका है। मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ कि ये 3 प्लेयर आकिब जावेद बाहर नहीं कर सकता। ठीक है, 2 तो लाहौर कलंदर के हैं, ये तो बाहर होंगे नहीं। और उसके अलावा क्योंकि ये बाहर नहीं होंगे तो मैं श्योर हूँ कि सुफियान मुकीम भी बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों रिजर्व में गए हैं ना। मुझे खतरा तब होता है कि जब कोई 3 ऐसे प्लेयर चले गए होते, 2 ऐसे प्लेयर होते जिनका कोई करियर प्रॉमिसिंग नहीं है, और उसके साथ फखर को छोड़ दिया होता रिजर्व में, तो मैं डरता। लेकिन क्योंकि रिजर्व में हारिस रऊफ है, रिजर्व में फखर जमान खुद है और फिर सुफियान मुकीम है, तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। ये हमारे प्लान्स का हिस्सा है
और ये कहीं जाते नहीं है। और रिजर्व होने का मतलब ही यही है कि कोई इंजरी होती है तो ये किसी भी मैच में वापसी, 3 मैच की सीरीज है, हाथ हो सकता है दूसरे मैच में, तीसरे मैच में इन हो जाएंगे, होना भी चाहिए। हाँ, भारत, मेरी अगर राय पूछो तो मेरे हिसाब से उसको ओडीआई का हिस्सा बनाने से बेहतर था कि आप उसे टी20 का हिस्सा बना लेते। और ओडीआई में आप, ये मेरा अपनी सोच है, सही हो सकती है अगर, आप फखर जमान की जगह कोई और प्लेयर डाल सकते थे, उस्मान खान टाइप का कोई डाल देते, या कोई ऐसा प्लेयर डाल देते जो कि लंबी इनिंग जैसे साहबजादा फरहान को डाल सकते थे, ठीक है ना। तो मेरी अपनी जाती राय में आप ओडीआई में उसे वहां चांस देते तो फखर को रखते थे। तो फखर, मुझे ये समझ में नहीं आता, बेचारा कभी कभी अंडर प्ले हो जाता है। और ये बस ये जो दो नाम बन गया है ना हमारे, बाबर रिजवान, इनके चक्कर में ना कहीं बाकी प्लेयर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं बस। अब इन बाबर रिजवान की लिस्ट में एक और ऐड हो गया है, वो है साइम अयूब। अब इन तीनों को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने के चक्कर में जो हमारे अच्छे प्लेयर है ना, वो कहीं माइनस होता है। फखर जमान ना आपकी आपकी वाइट बॉल क्रिकेट के एक मैच से नहीं बैठता, अनटिल अनलेस उसकी अपनी कोई लिमिटेशन हो, हेल्थ को लेके, फिटनेस को लेके, कोई बीमारी को लेके, या ऐसा कुछ है तो वो अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा वो बैठता ही नहीं भाई। मैं तो देखना चाहता था उसको कि वो खेलता है पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एज एन ओपनर, और लगाता छक्के साहबजादा फरहान के साथ, और हम एक क्लियर मैसेज देते दुनिया को कि भाई हम जो वर्ल्ड कप में आ रहे हैं ना, हमारे ओपनर यही है। क्लियर मैसेज जाता, आगे भी ऐसे ही चलता। लेकिन हमने फिर बीच में जो है वो बाबर को एंटर किया है। अब इसी से रिलेटेड एक और न्यूज आ रही है, जो कि जो फखर टी20 में रिजर्व में गया है ना, इससे भी ज्यादा अलार्मिंग है। और वो न्यूज ये है कि बाबर आजम को एज एन ओपनर कंसिडर किया जा रहा है इन टी20 सीरीज। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं, अगर कोई दीवार होती ना तो वहां जाके अपना सर मार देता। बाबर टी20 का ओपनर आएगा, तो अगर बाबर टी20 का ओपनर आएगा तो उसको हटाया क्यों था भाई? आपने जब बाबर को टी20 से हटाया था तो उसको ये एक रीजन दिया था कि भाई द प्रॉब्लम इज योर स्ट्राइक रेट। बैटिंग तो कभी प्रॉब्लम नहीं थी ना उसकी, प्रॉब्लम था उसका स्ट्राइक रेट। तो स्ट्राइक रेट की बेसिस पे आपने उसे हटा दिया था टीम से, ठीक है, चलो। उसकी थोड़ी बहुत फॉर्म वापस आई, स्ट्राइक रेट तो अभी भी बेहतर नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी बहुत फॉर्म वापस आई, आप उसे वापस टीम में लेके आ गए। अच्छा, टीम में हम वापस क्यों लाए थे? क्योंकि एशिया कप में हमारा मिडिल ऑर्डर स्टेबल नहीं हो सका, ठीक है। मिडिल ऑर्डर में कौन लोग थे? हुसैन तलत, शाहजादा फरहान, ओ आपका सलमान अली आगा वगैरह वगैरह, जो भी आपके प्लेयर्स थे, मोहम्मद हारिस वगैरह। तो आपने मिडिल ऑर्डर को स्टेबल करने के लिए हुसैन तलत निकाला, बाबर आजम डाल दिया। जब आपने हुसैन तलत को मिडिल ऑर्डर से निकाला है तो बाबर आजम एज एन ओपनर क्यों आ जाएगा टीम में भाई? हुसैन तलत की जगह आपको कमी महसूस हो रही थी ना। मैं नहीं कह रहा हुसैन तलत की जगह 2 डाउन 3 डाउन खिला दो, बाबर 1 डाउन खेलता है। एज एन ओपनर कैसे आ गया वो? अगर वो एज एन ओपनर आ गया है तो फिर हटाया क्यों था? हटाया क्यों था उसे? खेलने देते एज एन ओपनर ही। और उसकी करंट फॉर्म को भी थोड़ा सा समझो। पीएसएल पे बहुत ज्यादा दूर नहीं हुआ है, अभी मुश्किल से 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले ही तो हुआ था पीएसएल। एक बंदा जिसको स्ट्रेट 8-10 मैचेस मिलते हैं, खुद कप्तान है, एज एन ओपनर आता है, वो अपनी जगह कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं है एज एन ओपनर। शायद एक आधे मैच में आया हो बाद में 1 डाउन, लेकिन वो आता है एज एन ओपनर ही है। तो ओपनर आके उसने अपनी फ्रेंचाइज को कोई मैच नहीं जिताया। वो जो 130-140 वाले मैच थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कोई बड़ा मैच 180, 190, 200 पे खड़ा हुआ मैच हो, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल हो रीच करना, और बाबर ने पहुंचा दिया उसको। वो अपनी फ्रेंचाइज को मैच नहीं जिता पा रहा है ओपनर आके यार, आप उसे पाकिस्तान टीम में ओपन करा रहे हो सिर्फ इसलिए कि लोग फैंस देखना चाहते हैं? क्या फैंस के कहने पे टीम बनेगी क्या? आपने अपनी एक स्ट्रेटेजी डिसाइड की थी कि भाई ओपनर हमारे गन प्लेयर्स होंगे और मिडिल ऑर्डर में हमें स्टेबिलिटी चाहिए। तो बाबर ओपनर कैसे आ गया, आएगा? ये वैसे अभी तक सुनी सुनाई खबर है, लेकिन अगर ये खबर है तो कसम से ये सर पे, दीवार पे सर मार देने वाली खबर है। मतलब अजीब सी बात है यार, साहबजादा फरहान के साथ आप बाबर आजम को ओपन कराओगे?
हाँ, अगर तो ओपन कराना ही था पाकिस्तान की पिचेस पे तो साइम अयूब को ओपन कराते। साइम अयूब वॉज अ बेटर कैंडिडेट। पाकिस्तान की पिचेस पे किसी दिन भी वो बेहतर है बाबर आजम से ओपनिंग के स्लॉट पे। वन डाउन पे आता है आपका बाबर आजम, और फिर सलमान अली आगा दूसरे नंबर पे आता है, और फिर आप उस्मान खान को लो अगर आपने उस्मान खान को लेना है, और उसके बाद ऐसे ऐसे नीचे क्योंकि आपने अब्दुल समद को खिलाया तो मुझे ऐसा लग रहा है अब्दुल समद और हसन नवाज के बीच में कोई टाई होगा। इनमें से शायद कोई एक खेलेगा। मेरी इतनी जाती राय में शायद पहले तो हसन नवाज ही कंसिडर होना चाहिए, क्योंकि आपके मेन प्लान्स का हिस्सा। वही मैं कह रहा हूँ ना, मेन प्लान से एकदम से इतना हटने को तैयार हो गए सब कुछ। बस एक एक थोड़ा सा वो हो गया कि जी 3 मैच हार गए इंडिया से, तो वो पूरी टीम का की सोच ही बदल गई। दोबारा बाबर आ जाएगा तो फिर 2 महीने बाद दोबारा रिजवान को भी ले आना। तो मुझे सब, अब फिर अगर लेके आ रहे हो तो निकाला क्यों था? आपके मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम थी। अगर आपने बाबर आजम से कोई मसला हल कराना है तो आप उसको मिडिल ऑर्डर में हल करवाओ। आपका प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर था, ओपनिंग नहीं था। तो वो ओपनिंग में उसकी जगह क्यों बनवा रहे हो? फिर अगर वो ओपनिंग में रन कर दिए उसने कल को, तो फिर फखर जमान हट नीचे आएगा। ये यही गेम बना के रखी हुई है ना, यही गेम करोगे तुम लोग। बाबर आजम जगह नहीं लेगा भाई फखर जमान की, ये बात ध्यान में रख लेना। फखर जमान और साहबजादा फरहान ये हमारे वर्ल्ड कप के ओपनर हैं, पीरियड। इसके अलावा कोई और ओपनर नहीं बनेगा, साफ सी बात है भाई। बाबर आजम एक्सेप्टेड नहीं है एज T20 ओपनर। प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर में है, प्लेयर ओपनिंग के लिए लिया उसको। यार ये अजीब कोई बात है यार, कसम खुदा की मेरा तो सर फट रहा था ये सुन के कि यार ये हो भी सकता है क्या? अगर ये हुआ तो मतलब है कि बेहतर है कि फिर हार जाओ यार आप लोग। मैं तो यही बात ही बोलूंगा, और क्या बोलूंगा। मतलब आप लोगों ने अगर इस तरह की हरकतें करनी है, फखर जमान की जगह खाएगा बाबर आजम T20 में, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि अच्छा है कि ये T20 सीरीज लग जाए, ताकि थोड़ी सी अकल आए और दोबारा फखर जमान तो आएगा वापसी। मुझे तो फखर जमान चाहिए भाई वर्ल्ड कप के अंदर, साफ सी बात है। बाबर बाबर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, फखर जमान एज एन ओपनर चाहिए। ओपनिंग ठीक हो आपकी, क्योंकि ओपनिंग आपकी ठीक थी। मसला आपका ओपनिंग का था ही नहीं। आप ओपनिंग पता नहीं क्यों चेंजेस करने बैठ गए। आपका ओपनिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है। खिलाना है अगर बाबर को मिडिल ऑर्डर में डालो, और मिडिल ऑर्डर में उसकी जगह नहीं बनती तो नहीं बनती फिर जगह उसकी टीम में यार, साफ सी बात है। पता नहीं क्या खून जलाने वाला फैसला है यार ये, अगर अगर हुआ है तो। मैं अभी भी मुबैना तौर पे कह रहा हूँ क्योंकि ये उड़ती उड़ती खबर है, लेकिन ये खून जला देने वाला फैसला है भाई अगर ये हो रहा है तो, किसी भी हालत। सलमान अली आगा अगर स्लो खेलता है तो खेलता है तो खेलता है, आप डालो उसके साथ बाबर को नीचे यार। आप ही ने बाबर 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 कर रहे थे ना, तो डालो फिर नीचे उसको। मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी चाहिए, ओपनर ओपनर चेंज करने निकल पड़े। ओपनिंग तो ठीक थी आपकी। खैर 12, आई होप कि किसी भी तरीके से, मैं अगर मुझे कोई सुन रहा है, फैन सुन रहा है, जो भी है, मैं ये कहता हूँ भाई इस बात को प्रमोट करो। आपका ओपनर साहबजादा फरहान फखर है, आपका ओपनर बाबर नहीं हो सकता। और अगर बाबर ओपनर हुआ, फातिहा पढ़ लेना। क्योंकि आप फखर जमान को नीचे करोगे, उस प्लेयर को नीचे लेकर आओगे, उस पर बर्डन डालोगे, वो बर्डन जो बाबर का काम था लेना, उस प्लेयर पे डाल दोगे जिसका काम था तेज खेलना ऊपर। तो ये उल्टे सीधे मामला करोगे तो बस इससे बेहतर तो ये है कि मैं कहता हूँ ये साउथ अफ्रीका की सीरीज हार जाओ, ताकि फखर जमान वापस आ जाए। मैं तो ये दुआ करूंगा फिर, क्योंकि मैं फखर जमान को लूज नहीं कर सकता भाई वर्ल्ड कप में एज एन ओपनर, साफ सी बात है। अच्छा बहरहाल अगली चीज जो डिस्कस करनी है वो ये है कि कल जो है वो एक मैच हो रहा है, थर्ड मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया ODI का। एक तरीके से बस एक फॉर्मेलिटी ही होगी ये मैच। अपनी बेंच स्ट्रेंथ को खिलाएंगे दोनों टीम्स। सीरीज तो ले गया ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें अब कौन कौन खेल सकता है ये देखने वाली चीज़ है। मेरी अपनी ज़ाती राय में वह आपकी बैटिंग तो चेंज नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि साल में ही आपके को 6-7 तो वनडे मिलेंगे, 8-10 कर लो वनडे अगर बहुत मिलेंगे आपको। और आपको वनडे की कोई बड़ी सीरीज अभी आगे खड़ी भी नहीं है। तो 8-10 वनडे में अब एक दो ऐसे प्लेयर जो खेलते ही एक फॉर्मेट है, उनको आप क्या हटाओगे? अनटिल अनलेस वो रिटायरमेंट दे दें या हट जाएं, या वो सीरीज के बाद अल्लाह हाफिज कर दें,
तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो खेलना चाहते हैं तो उनको हटा कैसे सकते हो? तो बैटिंग साइड पे तो मुझे कोई एक चेंज भी नज़र नहीं आता, ठीक है? बॉलिंग साइड में मेरा एक ज़ाती थिंकिंग है कि यार मैं तो पहले मैच से ही कह रहा था कि बेहतर ये होता कि आप 4 पेसर से जाते यार। 4 पेसर से जाते, वॉशिंगटन सुंदर बंदर की ज़रूरत नहीं थी। 4 पेसर से जाते, या अगर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना है तो नीतीश नीतीश रेड्डी को हटा दो। आपकी बैटिंग अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाए ना, लेकिन अगर आपकी बॉलिंग पूरी है तो आप ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते हो। अगर उनको पकड़ सकते हो तो सिर्फ बॉलिंग से पकड़ सकते हो, अच्छी बॉलिंग से, फास्ट बॉलिंग। मैं तो वो फॉर्मूला मानता हूँ कि हम 4 पेसर से गए थे इनके खिलाफ, हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और हम हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ होगा कि हम T20 और ओडीआई दोनों जीत के आए थे। दुनिया में शायद मुझे नहीं लगता कभी किसी किसी कंट्री ने ऑस्ट्रेलिया में जाके दोनों सीरीजें जीत लिया। एक जीती होगी, एक ड्रॉ हुई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन दोनों अगर जीते हैं ना तो हम ही जीते हैं। और वो उसमें हमारा जो फॉर्मूला था वो 4 पेसर का था, 4 पेसर से पकड़ा था हमने। तो मैं ये मशवरा शुरू से देता आ रहा हूँ कि यार बेहतर था कि आप 4 पेसर से जाते इंडिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर अभी नहीं गए हो तो अब चले जाओ, प्रसिद्ध कृष्णा को एंड करो, नीतीश रेड्डी को आउट करो। ठीक है, बैटिंग थोड़ी सी हिलेगी, ऊपर बहुत अच्छे बैट्समैन है, डालो उनके ऊपर जिम्मेदारी यार, खेलेंगे क्यों नहीं खेलेंगे। और 4 पेसर से जाओ, पूरे 4 पेसर से जाओ, ठीक है? या तो 4 पेसर से जाओ या 3 स्पिनर से जाओ। यानी जो आपकी स्ट्रेंथ बनती है ना आउट करने की, उस स्ट्रेंथ को खिला दो। ये दो ऑलराउंडर वाली गेम ना चल नहीं पा रही। ये दो ऑलराउंडर वाली गेम तब ठीक थी अगर हार्दिक पांड्या होता नीतीश रेड्डी की जगह, तो वो तो पूरा 130 135 का बॉलर है, ठीक है ना? ये तो 128 बॉल कर रहा था यार। 128 मजाक कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया के सामने? तो रख रख के सीलियन शॉट पड़े तुम्हें नीतीश रेड्डी को। 128 की पेस से बॉल कर रहे हो तुम, रैनशॉ को यार मारेगा वो तुम्हें, उनके लिए ब्रेड एंड बटर है भाई। तुम रात को सोते हुए भी आ जाओगे ना, वो तुम्हें उठा के छक्के फेंक देगा नींद में, इतना मारेगा वो इस पेस पे। यहाँ पे 140 से 145 वाले को मार रहे हैं वो, तुम्हारे सिराज को और उसको नीतीश राणा को, उसको हर्षित राणा को, तो तुम्हें छोड़ देंगे वो। तो आपकी टीम को बैलेंस तब मिलता है स्पिनर या ऑलराउंडर खिलाने का जब आप हार्दिक पांड्या को डालते हो, ठीक है ना? तो फिर आपको जरूरत नहीं है 4 पेसर के जाने की, 3 पेसर काफी हो जाता है। लेकिन अभी आपके जो पेसर है उसमें एक पेसर की जगह और बनती है और वो है आपका प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है? या तो 3 पेसर के साथ जाओ पूरे, फिर चौथा ही आपका नीतीश रेड्डी बनेगा, या फिर 3 स्पिनिंग ऑप्शन के साथ चले जाओ, अक्षर, वॉशिंगटन, ये तो खेल लें, कुलदीप यादव को डाल दो किसी एक की जगह, हर्षित राणा की जगह डाल दो, ठीक है? या फिर आप नीतीश रेड्डी की जगह डाल दो। बॉलिंग ऑप्शंस पूरी करो यार। इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को अगर पकड़ सकते हो तो बॉलिंग से पकड़ सकते हो, ठीक है? बैटिंग में तो आप रन कर लोगे, कहीं ना कहीं खड़े हो जाओगे, आपके बैट्समैन जिम्मेदार हैं। एक आधा कोई कोलैप्स भी होता है तो खड़े होते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विकेट रहते। और सिडनी में विकेट रन बनते हैं, सिडनी की विकेट ऐसी नहीं होती कि वहां पर अगर सारे ग्राउंड में कोई सबसे इजी विकेट है बैटिंग करने के लिए तो वो सिडनी है। तो सिडनी में रन आएंगे। आप आप नीतीश की जगह एक पूरा बॉलिंग ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। तो या तो 3 स्पिनर से जाना या 3 पेसर, 3 से 4 पेसर से जाना, चौथा पेसर आपका नीतीश रेड्डी बनेगा, ठीक है ना? तो ऐसे जाओ और फुल ऑन जाके अटैक करो, तो जाके पकड़ोगे, ये मेरा मशवरा है। और दूसरी बात रह गई विराट कोहली की, बस गुड लक ही कह सकते हैं यार। हमें तो बड़ी खुशी होगी अगर अच्छी इनिंग लगे, क्योंकि अब इसको देखने को कम मिलेगा। ओडीआई तो ज्यादा होते नहीं है, अगर किसी सीरीज में हुए भी तो 2-3 ओडीआई होंगे। तो प्लेयर पूरा है, फिटनेस सब कुछ है, बस कभी कभी अनलकी हो जाता है बंदा। और मैं वही बात कह रहा हूँ ना, गेम टाइम जब नहीं होता तो भैया 4-4 महीने का ब्रेक, 5-5 महीने बहुत बड़ा ब्रेक होता है। इतना बड़ा ब्रेक लेके तो दुनिया का कोई बैट्समैन भी जो है वो, उसके उसके दिमाग में 500 चीजें चलेंगी रन बैटिंग करते हुए। जिसको रोज, जिसको हर रेगुलर गेम टाइम मिल रहा होता है, वो प्लेयर ज्यादा बेहतर खेलता है। तो बस ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रन करेगा। सिडनी इज द इजिएस्ट विकेट। और विराट कोहली को बस ये चाहिए
कि अभी ज़रा ये ना देखे कि जी स्ट्राइक रेट क्या है, ये वो है, वो मैंने सिंगल डबल करना, अपने रेगुलर मोड में आने की ज़रूरत नहीं भाई। ट्राई टू एडजस्ट फर्स्ट, आप पहले एडजस्ट कर लो। और और देखो, जब 2 दफ़ा डक लग गई है, सिंगल ले लो। सिंगल ले लो, पहला रन ले लोगे, आपके ऊपर से प्रेशर उतर जाएगा, फिर ईज़ी हो जाएगी आगे विकेट। और जहाँ तक रोहित शर्मा की बात है, तो मैं रोहित शर्मा को कह रहा हूँ कि मैं रोहित शर्मा को के बारे में यही कह सकता हूँ कि कल वो बड़ा स्कोर डाल सकता है, उसके मतलब की विकेट होगी। और इस ग्राउंड में लगते हैं छक्के, बल्ले पे आ जाए तो लगते हैं इसमें। तो ये ग्राउंड स्कोरिंग होता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा बॉल, लेकिन उसमें बॉल जो है ना वो कहीं ना कहीं बल्ले की रेंज पे आता है। पर्थ नहीं है ये, पर्थ नहीं है, मेलबर्न नहीं है, ईजी है, इन सब पिचेस में सबसे बेहतर है। तो गुड लक टू इंडिया, आई होप अच्छा खेलें। और मुझे ये भी देखना होगा जो मेरी फेवरेट टीम है ऑस्ट्रेलिया, कि वो इनके खिलाफ क्या गेम प्लान बनाती है और क्या लड़के उतारेंगे। ऑफ कोर्स वो भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ डालेंगे इनके सामने, लेकिन उनकी बेंच स्ट्रेंथ कैसे खेलती है ये भी मुझे देखना होगा। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर बेंच स्ट्रेंथ भी पकड़ ले इंडिया को, मजा आ जाएगा देख के। वो हो भाई, जिन लड़कों को मौका नहीं दे रहे वो भी ऐसे तैयार बैठे हैं, तो वो भी एक कमाल चीज होगी देखना। बट अब ये है कि मेरा मशवरा ये है, स्पेशलिस्ट के साथ जाओ, 3 स्पिनर या 3 फास्ट बॉलर, और चौथा आपका नितिश रेड्डी बनेगा। तो इस तरह जाओ, ठीक है ना। वॉशिंगटन सुंदर बिठा दो आप, तो इस तरीके से जाओ और फिर अटैक करो, फुल अटैक फिर, तो आपके पास चांसेस बनेंगे इनको पकड़ने के। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं, देखते हैं मैच कल वाला मैच कहाँ जाता है। और आई होप कि अच्छा मैच होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। हाफिज़।